दिन की इब्तिदा एक अच्छे से बुज़ुर्ग से मिलने से करें तो क्या ही बात है कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ साथ चलते हैं, रहते हैं, अपने आप महसूस कराते हैं और अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ शामिल रखते हैं। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो कई सदियों पहले आकर जा चुके हैं। इन्होंने अपने वक्त में क्या क्या काम किए, क्या क्या चीज़ें की। आज का इंसान इनसे कोसों दूर है, यानी कि बहुत दूर है और अपनी ज़िंदगी में दुनियावी तौर पे मगन है। एक ज़माना था कि जब अहले बैत बुज़ुर्गों की, दरवेशों की, मलंगों की इज़्ज़त बहुत किया करते थे लोग। उन्हें खाना खिलाया करते थे, अपने घर में ठहराया करते थे, उनसे इल्म लिया करते थे और उनसे रहनुमाई हासिल करके अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। आज के दौर में ये सब चीज़ें उल्टी आपको नज़र आती हैं। आप रहनुमाई गूगल से लेते हैं और गाइडेंस जो है वो आप टिकटॉक, फेसबुक की रील्स या शॉर्ट्स यूट्यूब की देख के ले रहे होते हैं। ये है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए वक्त वही है, बस तरीके तब्दील हो गए हैं। आज के इंसान जितना इन बुज़ुर्गों से दूर रहा है, होता जा रहा है, उतना ही वो बहुत सारी चीज़ों में फंसता जा रहा है। दिन की इब्तिदा या आपकी ज़िंदगी के उस ख़ास दिन की इब्तिदा किसी अच्छे बुज़ुर्ग के साए तले हो, किसी बुज़ुर्ग का नाम लेकर हो, अपने बड़ों से मुलाकात से हो, तो वो दिन अच्छा गुज़रता है। अगर इसी तरह आप यूट्यूब यानी कि जर्नी ऑफ फेथ चैनल जो यूट्यूब पर है उसको फॉलो करके हर रोज़ किसी एक अच्छे बुज़ुर्ग की आप वीडियो देखते हैं तो आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा गुजरेगा। ये मेरा दावा नहीं, मेरा यकीन है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हमेशा आपको अहमियत देते हैं। जब इन बुज़ुर्गों का नाम लेके या इनके दर पे हाज़िरी दे के आगे बढ़ा जाता है तो ये आपके साथ शामिल हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी के कारोबार में। इस दुनिया के भीड़ से जब आप कहीं और निकलना चाहते हैं और कुछ सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी मंजिल बग़ैर बताए निकल पड़ते हैं और जहाँ पर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ चीज़ें आपके इंतज़ार में मौजूद होती हैं। जैसे कि ये मौसम, जैसे ही मैंने नियत की कि मैंने बुज़ुर्ग से सुबह मिलना है, जब मैं उठा तो ये बारिश का सीन मौजूद है। आज 16 सितंबर 2025 का दिन है और मैं उस बुज़ुर्ग के पास दोबारा जा रहा हूँ। कुछ वीडियो रह गई थी, उसे शूट करने। बताने का, समझाने का ये मकसद है कि जब आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ते हैं जो कुदरत भी रखता है और कमालात भी रखता है और मौजज़ात भी रखता है, तो जब आप उसके दर की तरफ बढ़ते हैं इस यकीन के साथ कि कुछ नया उनके दर से आपको इल्म मिलेगा, कुछ रहनुमाई मिलेगी और कुछ आपको अपनी रूह हल्की मिलेगी, तो आप उस तरफ चल पड़ते हैं। जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता लगता है कि वाकई आप हल्के हो गए हैं। आपका सफ़र चाहे थोड़ा ऊंचा नीचा हो, मुश्किलात हो, मगर इन द एंड जब आप यकीन से पहुंच जाते हैं तो आप खुद ब खुद देखते हैं कि आपको एक मुस्कुराहट होती है कि शुक्र है मैं पहुंचा इस दर पर जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था, या मैंने नियत की, या मैंने चाहा और मैं पहुंच गया, या किसी ने मुझे बताया और मेरा माइंड बना और मैं वहाँ पहुँचा। तो ये वो राज हैं, ये वो बातें हैं जो हम महसूस नहीं करते। हम अनजाने में या बेख्याली में हम बातें तो बहुत सी कर जाते हैं मगर उसको काउंट नहीं करते और देखते नहीं हैं कि कौन सी बात हमने क्यों निकाली। ये बुजुर्ग ऐसे हैं जो
हमारा इंतज़ार करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम अपने ज़बान से इनका जिक्र कर लेते हैं या कोई हमें इनके बारे में इतनी डिटेल दे रहा होता है, हम ये नहीं देखते कि ये हमारी पास डिटेल क्यों आई, इनका जिक्र हमारे सामने क्यों हुआ, क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं, किसी का नहीं हुआ, एक का ही क्यों हुआ मखसूस का। तो ये कुछ बातें हैं नोट करने की, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी रहनुमाई करने के साथ साथ आपकी रूहानी तरबियत भी करते हैं और आपको हर उस मुसीबत और परेशानी से खुद ही निकाल देते हैं, क्योंकि ये आपको महसूस करते हैं, ये आपको देख सकते हैं। हमारी आंखें, आपकी आंखें इनको नहीं देख सकती, बट ये तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं हमारे बारे में कि हमारे दिलों में क्या चल रहा है। आज दोबारा से मैं जब निकला तो मैं अनप्लान्ड निकला, मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मैं क्या बोलूँगा, क्या करना है। बस मुझे इन बुजुर्ग की ओरिजिनल हिस्ट्री आप तक पहुंचानी है। इसलिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि पहले मैंने वो आपको सब कुछ दिया जो आप जानते थे, आज मैं वो दूंगा जो दरवेशी लोग जानते हैं। और बाबा ने उन्हें कई सालों में, सदियों में जो थोड़ा थोड़ा डेटा हर बुजुर्ग को या किसी बुजुर्ग को दिया, ये उसका मजमुआ है। मेरी खुद की कई साल की मेहनत है और मेरी टीम की, ख़ास तौर पे आसिम अलंग की, जो हर उस चीज़ पर रहनुमाई करते हैं जो मैं नहीं जानता और हर उस चीज़ को बेहतर बनाते हैं जो मैं सही नहीं कर रहा होता। और आपके लिए ला रहा हूँ मंगो पीर सरकार पे वो हकीकत जो आप नहीं जानते, दावे से कहता हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री वहाँ पे मौजूद है वो हिस्ट्री ही उनकी नहीं है। ये हिस्ट्री कई सौ साल बाद जाकर लिखी गई। वो किसके शागिर्द हैं, किसने उनकी रहनुमाई की, आज उनका मज़ार कहाँ पर है, उनके उस्ताद ने उन्हें क्या क्या दिया, यह आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। ये वो वीडियो है जिसका मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार है कि कब मैं इनके बारे में वो नॉलेज दूंगा और मैं खुद सुनूंगा बैठकर, जब लोग मुझे कहेंगे कि वाकई आपने सही बोला। क्योंकि मैंने कई सालों में बहुत सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को जमा करके कुछ पॉइंट्स बनाए और वो पॉइंट्स मायने भी रखते हैं और सिमिलरिटीज़ भी रखते हैं, यानी कि मुशाबहत भी रखते हैं उन पॉइंट्स पर। आपको जब मैं वो चीज़ बताऊंगा तो आपको खुद पता लगेगा कि वाकई मैं सही बोल रहा हूँ। वैसे तो जर्नी ऑफ फेथ हमेशा हक और सच की बात करता है और हमेशा सच्ची कहानियाँ ही आपको उन दरवेशों की, मलंगों की, फ़कीरों की, वलियों की, कलंदरों की और इमामों की और इमामजादों की और बीवियों की बताता है, जो रियल टाइम में क्या थे और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। तो आज मंगो पीर सरकार क्या कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पे क्यों भेजा गया और वो उनका पास्ट क्या था, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे, कुछ सफ़र और देखते हैं और आपसे बातें करते हैं। स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद जर्नी ऑफ फेथ पे खुश आमदीद आपको अगेन। और आज दोबारा मैं मंगो पीर सरकार के दर पे खड़ा हूँ और आज आपको वो नॉलेज दूंगा जो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि जो हर किसी को नहीं पता। अभी मैंने आपको शुरू में कब्रिस्तान दिखाया। ये कब्रिस्तान बहुत सारी यादें दिलाता है और इसको हम अंदर जाके डिस्कस करने वाले हैं। आए अंदर चलते हैं। ज़ियारत मंगो पीर सरकार, ये वही बुज़ुर्ग है जिनके बारे में मैंने आपको इतना कुछ कहा। आपने बाहर कब्रिस्तान देखा और फिर ये बाबा की कब्र देखी। तो अक्सर आपको अहले बैत के जो दरबार हैं वो कब्रिस्तान में ही मिलेंगे, ईरान में ख़ास तौर पे। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये एक पहाड़ था और ऊंचाई पे इनका
मज़ार मुबारक मौजूद है। और जिस ज़माने में की बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़माना बहुत कदीम है। जिस ज़माने की बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़माना बहुत कदीम है। जो मेरे पीछे आप कब्रें देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा पुराने ज़माने की बात है कि जब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर ये कैसे आए और यहाँ क्या हदू दरबा था, यहाँ की लोकेशन क्या थी, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो पहले लोकेशन पे बात करते हैं, फिर इनकी पुरानी हिस्ट्री देते हैं कि ये किसके शागिर्द थे। ये एक चोटी थी और यहाँ एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद था, तकरीबन यू शेप आप कह लें या एक दायरे की शक्ल में कह लें कि एक छोटी जगह थी जहाँ से पानी इस एरिया में आ सकता था, बाकी चारों तरफ पहाड़ थे और एक गहरी खाई नुमा बनी हुई थी। और जब ये यहाँ पर आए अपने उस्ताद के हुक्म से और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे डेरा डाला तो इस चोटी को इन्होंने मुंतखब किया। आज की ये चोटी, आप ये पूरा सिलसिला जो है वो कटी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कटी पहाड़ी के साथ ही बिल्कुल मंगो पीर है, नया नाज़माबाद के साथ। और ये इलाका बहुत घने जंगलात से घिरा हुआ था और इसके इर्द गिर्द जंगलात ही जंगलात थे और यहाँ आने के लिए आपको जंगल से होकर गुज़रना पड़ता था और फिर आप यहाँ पर आते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब मंगो पीर ने अपनी यहाँ पर मौजूदगी का ज़ाहिर किया और फिर यहाँ पे लोगों को पता लगा, उनके कबीले वालों को पता लगा, तो लोग यहाँ आने लगे और उनको पीर बोलने लगे, मंगो पीर बोलने लगे। और आज ये इलाका मंगो पीर के नाम से मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स भी किसी ज़माने में मौजूद थे। ये ज़माना मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 1500 साल पहले का, कि यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब गुज़रे हैं इस पाकिस्तान में, मौजूदा पाकिस्तान में, इस हिंद में। तो अगर आप शुरू से हम देखें कई हज़ार साल पहले, तो आपको अफ्रीकन कल्चर यहाँ पे मिलेगा, जो टैबो सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं अफ्रीका में और अमेरिका में चल रहा है। और वहाँ से लोग उस ज़माने में यहाँ पर भी रहा करते थे और आया जाया करते थे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, आपको हड़प्पा मिलेगा, आपको और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी जो उस दौर में यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का ज़रिया थी और ये मॉडर्नाइज तरीके से इस खित्ते में रहा करते थे। जैसा कि आप मोहनजोदड़ो को स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि 5000 साल पहले यहाँ क्या था और लोग किस तरह मोहनजोदड़ो की तरफ जाते थे। ये वही दौर है आज का, समझे कि आज का लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप या अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली बुलाना चाहते हैं, वहाँ पे अपने फ्यूचर की जितनी भी जनरेशन है वहाँ रखना चाहते हैं। वही ऐसे ही ज़माना था तकरीबन 5000 साल पहले का कि जब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या ऐसी तहज़ीबों में लोग रहना चाहते थे, उस कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते थे और वहाँ की जो सहूलतें थीं उसे इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते थे, तो दुनिया उस ज़माने में रुख करती थी। तो ये इलाका क्योंकि समंदरी पड़ता था और यहाँ पे किसी ज़माने में समंदर भी था और बहुत सारी चीज़ें ट्रेड यहाँ पे हुआ करती थी। कच्छ मकरान उसमें आपको साहिली इलाका मिलेगा, आपको और पीछे जाएं ज़रा करीब में, यानी कि कई 100 साल पहले आपको ठट्टा की बंदरगाह मिलेगी, आपको शाह बंदर की मिलेगा, आपको इस तरह कराची, तो अभी मौजूदा जो कराची पोर्ट है इसको आप समझे कि आपको 150-200 साल हुए होंगे। ये उससे भी पुरानी मैं बातें आपको बता रहा हूँ कि जब सिंध में तालपुरों की भी हुकूमत थी और फिर कल्लात के जो बलोच थे उनके भी यहाँ बहुत सारे असर रूख था और कई ज़मानों तक उन्होंने यहाँ पे हुकूमत भी की है और ये एक सिलसिला जुड़ा हुआ था। और यही ज़मीनी सिलसिला अगर हम देखें तो ईरान से थ्रू इराक़, शाम, इसी तरह अज़रबैजान और सऊदीया, यहाँ से ज़मीनी काफ़िले भी आया करते थे। पीछे जो मेरे ये कब्रें हैं ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे बहुत सारे उमरा या बादशाह या आप कह लें कि ऐसे लोग जो बहुत असर रसूख रखते थे
वो यहाँ पे क़याम पज़ीर थे नज़दीक, और यहाँ पे बहुत सी सोसाइटियाँ मौजूद थी। ये कब्रें कई सौ साल पुरानी हैं और ये हमें बताती हैं कि यहाँ पर लोग आके जा चुके हैं और यहाँ पे अपना वो अरूज देख चुके हैं जो आज इस शक्ल में हमें नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सी कौमें रह के जा चुकी हैं, और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका की कुछ कौमें यहाँ आबाद थी और वो आज भी उनके आसार यहाँ कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं। मौजूदा मज़ार में दो किस्म के यहाँ पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, यानी कि उर्स, और एक फ़ेस्टिवल यानी कि मेला होता है। उर्स मंगो पीर सरकार का होता है ज़िलहजा में, ज़िलहिज के महीने में, और इसी उर्स के साथ जो है एक और मेला शुरू होता है, उसको शीदी मेला कहते हैं। शीदी मेला वही है जो अफ्रीका के लोग यहाँ रह गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जब गए यहाँ से, यहाँ फिर यहाँ पर उन्होंने आगे अपनी नस्लें बढ़ाई, तो आज आपको बलोच नज़र आएंगे। और ये बलोच जो यहाँ पे मौजूदा कराची में जो बलोच रहते हैं, वो उन्हीं की नस्लों में से हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। और ये शीदी मेला यहाँ पर होता है और बहुत सारे बलोच यहाँ पे जमा होते हैं और लोग आते हैं यहाँ पर, और ये तकरीबन 4 दिन का मेला यहाँ पे मुनक़्क़द होता है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ वक्त के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें चेंज होते होते कवाली आ जाती है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रक़्स आ जाते हैं, और मुख्तलिफ़ सकाफ़तें जो सालों से चली आ रही हैं, यानी कि चादर चढ़ाना है, दमाल डालना है, या यहाँ पे लंगर बांटना है, वो यहाँ पे कसरत से की जाती है, या वो लोग आकर यहाँ पर करते हैं। यही जो इर्द गिर्द की आबादी है अब तो काफ़ी तब्दील हो गई है। सदियों से ये लोग यहाँ पर आबाद हैं और यहाँ पर इस कल्चर को लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में, मैं आपको मुख्तलिफ़ नॉलेज देता जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको इस मज़ार के हदूद अरबा बताया कि किस तरह से ये पहाड़ों में गिरी हुई थी जगह और ये किस तरह गहरा था। इसके कुछ सबूत आज भी मौजूद है, और मैं आपको आगे चल के जैसे ही मैं आपको मंज़र दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि जो मेरी बात की हकीकत है वो कहाँ तक दुरुस्त है। क्योंकि जब जोग्राफ़िकली आप देखेंगे और जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको हैं नज़र आएंगी। ये देखें, ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये जो बीच का आबादी है ये उस वक्त ग्राउंड था, और ये पहाड़ बिल्कुल इसी तरह आप नया नाज़मात देखेंगे वो भी पहाड़ पे, वो आगे देखेंगे आप बहुत आगे करके तो आपको पता लगेगा। देखिए कितनी दूर तक ये पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, और ये आगे कटी पहाड़ी की तरफ भी जाता है। तो ये चीज़, और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वही मंगो पीर के पहाड़ी सिलसिला है। और अब आप मौजूदा पहाड़ को देखेंगे जहाँ पे मंगो पीर सरकार का है, तो ये एक इमारत बनाई है, यहाँ के कुछ मजावर यहाँ रहते हैं, और ये पूरा मज़ार का अहाता है। और अब यहाँ पे बाउंड्री आ गई है। ये पहले पहाड़ था, बहुत ऊंचा था, वक्त के साथ ये पहाड़ भी थोड़ा सा नीचा हुआ है ताकि यहाँ पर लोग आ सके आसानी से। जैसे अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है पहाड़ पर है, वो भी काफ़ी ऊंचा था, वक्त के साथ वो भी थोड़ा सा नीचा हुआ। ये वो आबादी है बीच की जहाँ पे ये खुला मैदान था, और यहाँ पर आगे आपको जाके बताऊंगा मगरमच्छ कैसे आए। मैं खाक हूँ और खाक होना चाहता हूँ, ये वो जुमले हैं जो आरी सरकार ने किसी के लिए बोले थे, और वो जुमले आज भी मुझे याद हैं कि वो आसिम मलंग के लिए बोले थे। ज़िक्र चला है खाक का और खाक होना चाहता हूँ,
तो बात कर लेते हैं आरी सरकार की। आरी सरकार का जिक्र इस वक्त मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आपने मेरी वीडियो रेगुलर देखी है और देखते हैं तो आपको पता लग गया होगा कि मैं आरी सरकार का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। अगर हम आरी सरकार को देखें और यहाँ के कुछ चीज़ों को देखें तो हमें दोनों चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। आरी सरकार पहाड़ी इलाके में है, ठीक है, एक छोटा सा मैदानी इलाका है, वहाँ पे उनका मज़ार है मगर वो काफ़ी ऊंची जगह पर है। इसी तरह मंगो पीर सरकार का मज़ार एक पहाड़ी पर है। आरी सरकार के पास वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तालाब है पूरा, और अब वहाँ पे डैम भी बना हुआ है। यहाँ पर तालाब है और यहाँ पर जो है वो एक चार दीवारी के अंदर क्रोकोडाइल्स को यानी कि मगरमच्छों को रखा हुआ है। वहाँ पर भी जो पानी जहाँ मगरमच्छ हैं वहाँ पर अंदर से पानी फूटता है और वो पानी रहता है। वो आपको स्टोरी पता लगेगी जब आरी पीर की आप वीडियो देखेंगे, और उस वीडियो में मैंने बताया था वो पानी उन्होंने कैसे निकाला। इसी तरह यहाँ पर भी इनकी कब्र मुबारक से भी पानी निकलता है और 2-3 जगह और भी हैं जहाँ से पानी निकलता है। ये पानी क्यों निकलता है ये मैं आपको आगे जाकर अलग से वीडियो में बताऊँगा कि ये चश्मों की हकीकत क्या है और मगरमच्छ की हकीकत क्या है। ये दो अलग अलग आपके लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ। अब आगे हम देखें तो जो हिस्ट्री हमें इनके यहाँ पर मिलती है मंगो पीर सरकार पे बड़ी बड़ी माशाल्लाह से, वो हिस्ट्री और जो मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ उसमें तकरीबन 300 साल का फ़र्क है। इस 300 साल पहले क्या हुआ और कैसे थे इलाका और किस तरह यहाँ आकर उन्होंने क़याम किया और क्या थे उनके हालात और वो किस तरह मिले आरी पीर से और आरी पीर को किस तरह उन्होंने अपना जो है आप सौंपा और उन्होंने उनकी शागिर्दगी में गए और आरी पीर ने उस्ताद होते हुए उनकी कैसी तरबियत की और आज वो नज़र आती है, ये मैं अभी थोड़े लम्हों में आपको बताने वाला हूँ। अभी मेरे साथ मोहम्मद रमज़ान यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया जो मैंने भी बचपन में देखा था और काफ़ी अरसे तक ये वो चीज़ यहाँ पे रही है। तो अभी बात करते हैं रमज़ान से, जानते हैं कि इसने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है यहाँ का, या इसके बड़ों ने इसको क्या बताया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? शुक्र है अल्लाह का। आप कुछ बता रहे हो? जी हाँ, यहाँ के कुछ जो ऐसी चीज़ें हमने भी देखी हैं, कुछ बड़ों ने बताई हैं, तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। जिस टाइम हम लोग, मेरा मामू आया था ना, तब सिर्फ यहाँ पे ये जंगल हुआ करता था, ठीक है, ठीक, एक दरबार हुआ करता था ये मंगो पीर बाबा का, सही। बाकी ये सारा जंगल हुआ करता था। इस साइड ये कब्रिस्तान था, ये बाग हुआ करता था इस जगह पे। कौन सा ही? जी, ये जो बंदा चल रहा है ये बाग? जी, यहाँ पे पहले बाग हुआ करता ये था। बिल्कुल बाग यहाँ है? पे, हाँ, यहाँ से एक छोटा सा कीकरों के नीचे से रास्ता होता था, झील था। यहाँ पे लोग आते थे घूमने देखने बहुत दूर दूर जगहों से। तो जितना हमें पता है, जहाँ हमें बड़ों ने बताया, तो यहाँ पे मीर मोहम्मद खलीफा है जिसका घर वो है, उसको ज़्यादातर पता है इस एरिए का, बहुत ज़्यादा जो हमें मालूम है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक मकान हुआ करता था, वो उस कोने पे, बाकी एक फ्लैट था छोटा सा, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं था। झील था इधर बहुत बड़ा है काफ़ी। तो ये चीज़ें थी। ये कब्रिस्तान माशाल्लाह काफ़ी टाइम पुराना है। ये तो इतना तो हम भी बड़े नहीं है कि हमें पता, जो हमारे बड़े बात करते थे, मामू जा अबू बताते थे, हम वही आपके साथ। यानी कि 30-35 साल पहले ये बड़ा कब्रिस्तान था और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मिट्टी डाल के कब्रें दबा दी और फिर यहाँ पे अब माशाल्लाह देखें आप, शहर बन गई हैं। सोसाइटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान तुम्हारा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रमज़ान जो बता रहे थे अभी, जैसे ये बता रहा था, मुझे वो खजूर के दरख्त नज़र आए जो मैंने बचपन में देखे थे, और अब ये तो नहीं पता ये वो इतने ही पुराने हैं। वो आप दरख्त देखें और आपको पता लगेगा। बकौल रमज़ान के ये पूरी एरिया जो है, जितनी आबादी है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया पानी था, यानी कि झील उसने कहा उसको। तो ये जो झील थी, इसी में ये मगरमच्छ बहुत बड़ी तादाद में रहा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ये पिकनिक स्पॉट बना, लोग
क्योंकि ये उस वक्त कराची से काफ़ी बाहर था। नाज़िमाबाद, नया नाज़िमाबाद तो अभी की पैदावार है, और इस तरफ आबादी नहीं थी, तो लोग इस साइड पे पिकनिक भी मनाने आया करते थे। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि लोग, यानी कि हाँ, मैं किस तरह अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा और मैंने क्या किया यहाँ पर। तो आगे बढ़ ज़िक्र करते हैं कुछ आरी सरकार का। आरी सरकार अपनी जवानी में इस इलाके में आए, किस तरह वो सरौना गांव में रहे और किस तरह बादशाह की बेटी और किस तरह बादशाह ने उनको जो वो चाहते थे नहीं करने दिया, और फिर वो किस तरह मौजूदा जगह पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी चिल्लागाह भी मौजूद है और मगरमच्छ भी और वो पानी भी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ज़ाती तौर पर मौजूद हैं, और किस तरह उन्होंने एक लंबा अरसा वहाँ पे गुजारा अपनी ज़िंदगी का, इबादत रियाजत की। मौजूदा जो दरगाह आरी पीर मौजूद है, इसके पहाड़ के पीछे एक सरूना शहर हुआ करता था, एक पूरी सल्तनत हुआ करती थी। वहाँ पर एक बादशाह था और बादशाह ने किस तरह उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अपनी खोली, उनकी करामात देखकर। ये उनकी वीडियो में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अभी बताने का मकसद ये है कि कहानी जो मेरी शुरू होती है वो आरी सरकार से शुरू होती है। जब आरी सरकार अपनी जवानी में वहाँ पे क़याम पजीर हुए और उन्हें पता लगा कि मैं खाक हूँ और मुझे खाक में होना है या खाक में मिलना है या खाक बनना है, तो वहाँ से उनकी वो दरवेशी का सिस्टम शुरू होता है, वो इबादत रियाजत का अमल शुरू होता है कि उनके दाएं बाएं से जो है वो अक्सर काफ़िले आया करते थे और वो आगे हिंद की तरफ चले जाया करते थे, अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाया करते थे और फिर आगे ही इनसे चाइना और दूसरी जगहों पे चले जाया करते थे। बात कुछ इस तरह शुरू होती है कि नूरानी सरकार अपने दौर में यहाँ पे आए और उन्होंने जो चीज़ें की वो दुनिया जानती है, और बहुत सारे चीज़ें जो दुनिया नहीं जानती है आहिस्ता आहिस्ता वो मलंगों से और फ़कीरों से लोगों के इल्म में आती रहती है, मगर लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते। जब नूरानी सरकार ने पर्दा किया और उनके कुछ अधूरे काम रह गए, तो एक वक्त आया कि आरी सरकार इस एरिया से गुज़र रहे थे एज अ ताजिर, और उनका जो आबाव अजदाद थे वो अफ़गानिस्तान में रहा करते थे। कुछ लोग कहते हैं कंधार में रहा करते थे या हल्ब साइड पर। तो वहाँ से जब वो यहाँ पे आए और गुज़रा हुआ और फिर उनके साथ जो कहानी हुई वो आप आरी सरकार की वीडियो में देख सकते हैं। तो आरी सरकार ने जब यहाँ क़याम किया और फिर यहाँ पे रहने लगे और उनके सीधे और उल्टे हाथ से काफ़िले आने लगे और वो उनकी खिदमत करने लगे और उनको पानी देने लगे और उनकी जो भी इंसानी खिदमत थी, खाना, रिहाइश, वो देने लगे। तो वो समझे कि मेरे शायद यही है खिदमत, जो मेरा काम है, जो मुझसे लिया जा रहा है। वो अपने ही धुन में रहा करते थे और इर्द गिर्द में जैसे जैसे लोग आने जाने लगे और उनके हुस्न अखलाक से, उनकी बातों से मुतासिर होने लगे, तो बहुत से लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमने आपका शागिर्द बनना है। वो एक ही कहते थे, आप लोग भी मुसाफिर हैं, मैं भी मुसाफिर हूँ, और किसकी मंजिल कहाँ है किसको क्या पता। तो इस तरह करके बहुत से लोग वहाँ ठहरने लगे और फिर वहाँ मुख्तलिफ़ हुजरे बनने लगे और लोग क़याम करते, उनसे सीखते, कुछ दिन रहते। तिजारत के साथ साथ वो इल्मी काबिलियत भी हासिल करने लगे और इल्म वो हासिल करने लगे जो सीना बा सीना चल रहा था। तो ये सिलसिला कई सालों जारी रहा और फिर एक वक्त आया कि कुछ घोड़े वाले, इससे आगे मैं आपको बताऊं कि आरी सरकार और मंगू पीर सरकार का कैसे आमना सामना हुआ। उसके लिए मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी, आपको लोकेशन दूसरी दिखानी पड़ेगी, फिर आपको बताऊंगा कैसे हुआ। जी, बात है कुछ ऐसी कि जब आरी सरकार काफ़ी अरसा हो गया और लोगों की खिदमत में मसरूफ़ थे और हस्बे मामूल जो उनके जद के काम थे वो उसी तरह परफॉर्म भी कर रहे थे,
और फिर एक रात बहुत सारे घोड़े सवार वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ रात रुकनी है। तो वो इजाज़त देते हैं और लोग वहाँ पे ठहरते हैं। फिर वो पानी उनको देते हैं, फिर उनको लंगर करवाते हैं। इसी तरह एक शख्स उसमें से बहुत गौर से उन्हें देख रहा होता है, वो भी उसे देख रहे होते हैं। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह आरी सरकार उनको आगे का खाना दोबारा देते हैं और कहते हैं कि ये आपके आगे का है। वो घोड़सवार बड़े ताज्जुब से देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता रात से कि किस तरह आरी पीर के जो खिदमतगार हैं और आरी पीर क्यों इनकी इतनी खिदमत कर रहे हैं और इन्हें खाना, बिस्तर और वो तमाम चीज़ें मुहैया कर रहे हैं जैसे कि उनको अपने घर में मुहैया होती हैं। तो वो परेशान थे। जब खाना देते हैं तो वो और हैरान होते हैं कि इन्हें कैसे पता लगा कि हम आगे बहुत दूर जाना है और हमें खाना भी चाहिए होगा। तो इसी दौरान जो बंदा या जो शख्स आंखें चार करके बैठा था आरी पीर के साथ, तो आरी पीर उन्हें कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाओ। तो उसके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं घोड़े सवार के, वो कहते हैं ये रुक नहीं सकते, हम इन्हें साथ लेकर जाएंगे, हम इनके बगैर आगे नहीं जाएंगे। तो आरी सरकार कहते हैं आप जाओ और इन्हें यहाँ छोड़ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम कैसे छोड़ जाएं, ये तो हमारे सरदार हैं, सरदार के बगैर हम कैसे जा सकते हैं। तो आरी सरकार कहते हैं ये इन्हीं पे छोड़ देते हैं कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि आंखें तो चार हो चुकी थी रात से और जो सीन चल रहा था आंखों में वो तो वही बता सकते हैं कि उनकी आंखों में क्या एक दूसरे के लिए चल रहा था, क्या ऐसा निज़ाम था या क्या ऐसी चीज़ थी या क्या ऐसी रोशनी थी जो उनके दिल में मद्धम हो चुकी थी और आरी सरकार ने वो जला दी थी। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं यहाँ 2-4 दिन रुकता हूँ, और अपने घोड़सवारों को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊँगा। वो चल जाते हैं। फिर आरी सरकार और मौजूदा मंगो पीर किस तरह आपस में वहाँ रहते हैं और किस तरह उनका दिल लगता है, क्या क्या वो करते हैं, ये अगली लोकेशन पे बताऊँगा मैं। तो फिर होना क्या था, एक उस्ताद बना, एक शागिर्द बना। उस्ताद ने शागिर्द को धोना शुरू किया और शागिर्द ने धुलना शुरू किया, और करते करते 3 से 4 साल लग गए। आरी सरकार ने वो इल्म उन्हें दिया जो आज सर चढ़ के बोलता है। आरी सरकार ने उन्हें वो तमाम चीज़ें दी जो इन्हें पसंद थी। आरी सरकार ने इन्हें सब कुछ अपना दिया, क्योंकि आरी सरकार का इन्होंने बहुत लंबा पीरियड देखा है। ये तकरीबन 4 साल वहाँ रहे। उस 4 साल के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ आरी सरकार के साथ चिल्ला गाँव में इबादतें की, जो वहाँ पे मौजूद है आरी सरकार की चिल्लागाह, वहाँ पे भी इन्होंने की। इसके अलावा इन्होंने वहाँ जो चश्मा था वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा, फिर मगरमच्छों के साथ टाइम गुजारा, और फिर मगरमच्छों से इनकी दोस्ती हुई, और फिर मगरमच्छ किस तरह इनके इशारे पे चलते थे, किस तरह मगरमच्छ इनके लिए हाजिर होते थे, ये मैं आपको अगली स्टोरी में आपको सुनाऊंगा मगरमच्छ की। अब बात करते हैं 3-4 दिन से कहानी जो शुरू हुई वो 3-4 साल तक चली, 3 या 4 साल। और इस कहानी के एंड में आरी सरकार ने हसन नाम के बंदे को मंगू का नाम दिया और कहा कि आज से तुम्हारा नाम मंगू है। ये नाम भी बड़े इत्तेफाक से मिला इन्हें, और ये नाम भी बड़े कहानी से मिला कि जब मौजूदा मंगो पीर ने आरी पीर से कहा कि आप जानते मेरे बारे में मैं कौन हूँ, उस रात मैं क्या करने आया था, कहाँ जा रहा था, तो आरी पीर मुस्कुराए और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और तुमने क्या करना था। आरी सरकार ने कहा क्या तुम मेरे बारे में जानते हो?
कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना था और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने यानी कि मौजूदा मंगो पीर सरकार ने कहा कि आपको पता है कि मैं डाकुओं का सरगना था और मैं एक डाकू हूँ। आरी सरकार मुस्कुराए और कहा कि मुझे उस वक्त भी पता था जब तुम मेरे पास पहली रात को आए, इसीलिए तुम्हारा नाम जो है वो मैंने तब्दील किया है। अब मंगो पीर के मौजूदा मंगो पीर जो सरकार है, बेसिकली यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर इनका आबा अजदाद रहा करते थे, जो कि अफ़गानिस्तान से पहले बगदाद से हिजरत करते हुए यहाँ पहुँचे थे और कई नस्लें अफ़गानिस्तान में रही थी उनकी। तो फिर वहाँ से हिजरत करके इनके तकरीबन 4 पुश्ते पहले वो इस इलाके में आए थे, आबाद हुए थे, क्योंकि बलूचिस्तान और ये सिंध का कुछ हिस्सा ये ज़्यादातर कबायली इलाकों से या कबायली लोगों से ज़्यादातर लोग यहाँ बसे हैं। और जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे अफ्रीका के लोग भी, जो टैबू सिस्टम चलता है वो रहते थे, फिर यहाँ पे हिंदू सिस्टम भी रहा, फिर यहाँ पर ज़ोरिस्तोरी सिस्टम यानी कि पारसी सिस्टम भी रहा, और फिर यहाँ पे जो है वो कबायली सिस्टम भी आया, और फिर कबायली यहाँ रहकर बलोच कौम कैसे है वो मैं आपको बलूचिस्तान में बताऊँगा। यहाँ पे इनके ख़ानदान रुके, तकरीबन 4 नस्लें पहले ये यहाँ पर आए, और यहाँ के हालात और वाक़यात वो देखते देखते वो जो सैयदपन था इनका, वो जो अंदर चिराग जल रहा था ख़ानदानी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मद्धम हो गया था, और वो दुनियावी तौर पर वो लज़्ज़तों और ख्वाहिशों के पीछे, या आप कह सकते हैं वो ज़रूरत के लिए वो किया करते थे। जब उनके दिल में आरी पीर ने अपनी शम्मा जलाई और उसको रोशन किया और उनके ज़िंदगी को मुनव्वर किया और उनकी रूह को साफ़ किया, तो उन्हें अपने जद का पता लगा और उन्हें अपनी असलियत का पता लगा, उन्हें अपना आप पता लगा, और फिर उन्हें पता लगा कि आरी सरकार कौन है और आरी सरकार ने क्यों मुझे चुना और मुझे मौला के सिस्टम में क्यों रखा गया, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो आगे जाकर करनी है वो क्यों हैं। इसी बहस के दौरान उन्होंने और भी कहा, आरी सरकार ने, कि हमें नहीं पता कि हमें यहाँ पे क्यों रोका गया है और हमें क्यों यहाँ पे रखा गया है। क्या मसलियत है ऊपर वाले की, क्या मसलियत है मौला की, क्या मसलियत है अहले बैत की कि हमें यहाँ पर रखा गया है और हमें नहीं पता आगे हमने क्या काम करना है। तुम्हें भी जो बोला गया है तुम उस जगह पे चले जाओ और वहाँ पर अपने काम सर अंजाम दो, वही जो अहले बैत का खासा रहा है, इंसानी खिदमत, इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करना, इंसान को उन तकलीफ़ों से निकालना जो इंसान अपनी किसी ज़ाती वजह से या किसी की वजह से फंस जाता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, चाहे वो औलाद का हो, चाहे किसी भी किस्म की हो चीज़ें हो, वो फंस कर अपनी ज़िंदगी को जब मुख्तलिफ़ चीज़ों में जकड़ लेता है और परेशानियों में आ जाता है तो वहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ने ये निज़ाम जब से आदम आए तब से बनाया हुआ है। आज हम मेडिकल साइंस देखते हैं, आज हम बहुत सारे और मुख्तलिफ़ शोबे देखते हैं जो इंसानों को मुख्तलिफ़ जगहों से निकालते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन करते हैं। जैसे तालीमी इंस्टीट्यूट है हमारे, हॉस्पिटल्स हैं, बिज़नेस सेंटर्स हैं। उस ज़माने में अल्लाह ने जो रखा वो इन्हीं वलियों कलंदरों को, बुज़ुर्गों को और अहले बैत को डिप्यूट किया कि ये अपने दौर में जहाँ जहाँ जाएंगे मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लोगों के वो परेशानियाँ, वो दुख दर्द दूर करेंगे ताकि वो अल्लाह की इबादत सही कर सके। अल्लाह उनकी मदद किस तरह करता रहा है ये मैंने आपको पिछले मेलों में भी बताया है। तो आरी सरकार और मंगो पीर की जो बात हुई वो मैंने आपको बताई। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई जो मैं आपको आरी पीर की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आरी पीर ने मुख्तलिफ़ शागिर्द बनाए और किस तरह आरी पीर के शागिर्द यहाँ पे इर्द गिर्द में मौजूद हैं। उनको भी हम ढूंढ रहे हैं और उन्हें भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में। तो आरी सरकार की वीडियो में मैं आपको मज़ीद इनकी चीज़ें कुछ बताऊँगा। अब बात करते हैं कि जब इनका वहाँ से जाने का टाइम आया
तो आरी सरकार ने ये बातें बोली और बोलकर उन्हें कहा गया कि मुझे ख्वाब में यही बताया गया ये जगह, तुम ऐसी ऐसी जगह पे चले जाओ। और तो उस पर मंगू पीर सरकार ने जब उन्हें देखा तो वो मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किस तरह तुम मगरमच्छों से बातें करते हो और किस तरह उन्हें पसंद करते हो, तो जहाँ तुम जाओगे ये तुम्हारे पीछे खुद आ जाएंगे और पानी भी तुम्हारे पीछे खुद आ जाएगा। तो वो जब वहाँ से चले और इस जगह का जो उन्हें ख्वाब में बताया था और फिर आरी सरकार ने उन्हें यहाँ पे भेजा, तो जब वो यहाँ पर आए तो ये पूरा पहाड़ी जो थे, चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में एक तंग रास्ता था जहाँ से ये अब मौजूदा मंगू पीर का जो अब तो आबादी है यहाँ पर पानी मौजूद था। अगर हम इसको देखें, इसको जाने, तो कई हज़ार साल पहले कहते हैं या कई सदियां पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाब आया और उस सैलाब के बाद जो है मगरमच्छ बहते हुए यहाँ पर आ गए। ये हमारी साइंटिफिक रीज़न है जो इंटरनेट पे मौजूद है। यहाँ पे मगरमच्छ आ गए और ये मगरमच्छ वैसे ही हैं जैसे आरी सरकार के हैं, क्योंकि मैंने मगरमच्छ की डिटेल आपको आगे देनी है, इसलिए मैं मेन चाह रहा हूँ कि मैं आपको मंगू पीर सरकार की डिटेल दूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि 300 साल का डिफरेंस क्यों आ रहा है तकरीबन। देखिए, अगर हम देखें नूरानी सरकार को, फिर नूरानी सरकार के बाद हम आरी पीर को देखें और आरी पीर के बाद हम मंगू पीर सरकार को देखें, तो ये एक सीक्वेंस नज़र आता है। अब इसी के बीच में अगर हम लाल सरकार को देखें तो लाल सरकार तकरीबन 12ਵੀं सदी में आए। 12वीं सदी में जो उनके 4 यार बने और फिर उन 4 यार ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दरवेशी इख्तियार की और मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, जिसमें नूरानी भी शामिल है। और आज भी लाल के दर से जो है वो मलंग लाल बाग से नूरानी तक का पैदल सफ़र करते हैं मेले के बाद, यानी कि 22 शबान से। जब नूरानी सरकार का मेला शुरू होता है 10 रमज़ान को, तो उस सफ़र का इख्तिताम होता है। इसके दरमियान क्या क्या मौज़ात हैं, क्या क्या चीज़ें, ये तो आप मेरे मुख्तलिफ़ वीडियो में देखते ही रहते हैं। बात यहाँ की करें तो गंज शक्कर का टाइम देखें और लाल शहबाज का देखें तो तकरीबन सेम टाइम है। गंज शक्कर पाकपटन में, मदफन में, लाल शहबाज कलंदर 7 में है, सुर्खपोश उच्च शरीफ में है और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी मुल्तान में है। ये इतने दूर दूर बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, मगर ये हस्तियाँ जब लाल सरकार अपने 7 में जलवा फरोज़ हुए और उन्होंने जब तंबीह करना शुरू की तो मुख्तलिफ़ हस्तियाँ इनसे मिलने आती थी। तो उनमें ये 4 हस्तियाँ भी शामिल हैं जो 4 यार उनके तख्त पे भी लिखे हैं। इसके अलावा भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, उनके और भी 4 यार हैं, गायबी तौर पे भी उन्होंने बहुत से शागिर्द बनाए। इसी तरह अभी मंगू पीर सरकार की बात करें तो मंगू पीर सरकार और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 200 से 300 साल का डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस यही आता है कि जब आरी सरकार नूरानी सरकार की शागिर्दगी में गए और उन्होंने वो अधूरे काम नूरानी सरकार के किए और फिर आगे बहुत सारी चीज़ें की और उस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद शागिर्द बनाए, तो उन्होंने अपनी हयाती में बनाए। मंगू पीर सरकार उनके काफ़ी अरसा रहे और 3 से 4 साल तो रहे। उसके बाद अक्सर ये जो थे यहाँ से आरी सरकार के पास चले जाया करते थे, कई कई दिन रहते थे फिर वापस आ जाते थे। क्योंकि जब आप अपने शेख कह लें, मुर्शिद कह लें, उस्ताद कह लें, जब आँखें चार हो जाती है तो आपका रहना मुश्किल होता है। तो हर कुछ अरसे के बाद मंगू पीर सरकार यहाँ से चले जाया करते थे, मगर जो खिदमत जो उनका फ़र्ज़ यहाँ पे उन्होंने सौंपा था वो उस फ़र्ज़ और वो काम में कोताही नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मंगू पीर सरकार यहाँ पर मंगू के नाम उन्होंने रखा था और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने और जो चाहने वाले थे, जो ज़रूरतमंद आते थे, उन्होंने आगे पीर लगाना शुरू कर दिया। इसकी भी एक बड़ी कहानी है। अगर मैं पीछे जाऊँ कि जब अहले बैत इस बरे सग़ीर में आने लगे तो यहाँ क्योंकि हर ज़मीन का, हर इलाके का अलग कल्चर था, उस कल्चर में मुख्तलिफ़ नाम हुआ करते थे। तो जब आप यहाँ पर आए इस एरिया में, यानी कि हिंदू सिंध में आए, तो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग आए, अहले बैत आए, उनको सुल्तान या पीर का नाम दिया गया।
और इस तरह आपको बहुत सारे लोग जो है उनके नाम के आगे पीर मिलेंगे जिनके मज़ार हैं। जो मौजूदा अभी हयाती पीर है वो एक अलग सिलसिला है उनके। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मज़ार वाले हैं, जिनकी तुरबतें हैं, जिनकी दरगाहें, उनके नाम के साथ पीर कैसे लगा। पाको हिंद, यहाँ पाको हिंद में उस वक्त हजूर जब जलवा अफरोज़ थे अरब में, और फिर वहाँ का जो तिजारती सिस्टम था वो मौजूदा इंडिया यानी कि हिंद और सिंध से मिला हुआ था, और किस तरह मालूमात भी इधर से उधर जाती थी, तिजारत भी होती थी, और बहुत सारी चीज़ें और जंगी सामान और कश्तियाँ और बहुत सारे ज़मीनी काफ़िले भी जाया करते थे। इधर की चीज़ें उधर बेचा करते थे, उधर से लेके इधर बेचा करते थे। तो उस ज़माने में जो नाम होते थे, जो सादात होते थे, उनकी बड़ी इज़्ज़त अरब में थी। और फिर आगे बढ़े तो उन्होंने इनको मुख्तलिफ़ अलकाब या मुख्तलिफ़ जो है वो लक़ब से पुकारने लगे। जैसे आपको अमीर के नाम से यहाँ बड़े मिलेंगे, आपको इमामज़ादे, आपको सुल्तान के नाम से मिलेंगे, पीर के नाम से मिलेंगे। तो मंगो पीर सरकार यहाँ पर मंगो के नाम से आए थे, जो आरी सरकार ने रखा, और फिर वो मंगो पीर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मज़ार पे हाज़िरी के बाद पहले भी मुझे पता था, मेरे पीछे आप हरा गुंबद देख रहे हैं, ये बाबा यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे भी बाबा ने कई अरसा इबादत और रियाज़त की है। और इसी के साथ ऊपर भी हुजरा था जहाँ इनकी कब्र मुबारक है, और ये भी हुजरा था क्योंकि जब मुख्तलिफ़ लोग इनके पास यहाँ आने लगे और इनकी शागिर्दगी में आने लगे और अपना टाइम यहाँ पे लगाने लगे और इल्म की बातें सीखने लगे, अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके मुख्तलिफ़ जो गार थे वहाँ पे भी लोग ठहरते थे और इबादत रियाज़त में मशगूल रहते थे। जैसे कि पुराने दरवेशी सिस्टम आप अगर जानते हैं तो आपको पता होगा, ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने इबादत की है। इसका दरवाज़ा भी है जो सिर्फ़ मेले के दौरान खुलता है। वैसे सफाई होती है, मजावर जो भी है यहाँ के वो करते रहते हैं, और इस जगह पे भी चरागाह किया जाता है। खूबसूरत सा ये कब्रिस्तान जो वक्त के साथ साथ महदूद हो गया। ये पहाड़ी थी और यहाँ पे काफ़ी दूर तक कब्रिस्तान मौजूद थे, और वक्त के साथ साथ लोगों ने उन कब्रों पे जो धंस गई मट्टी डाल दी, और कई अरसे मट्टी के बाद यहाँ पर आबादी इर्द गिर्द में बनना शुरू हो गई। एक बुज़ुर्ग की वो करामात, वो मौज़ात मौजूद हैं यहाँ पर, जो अब तेज़ी से नापैद होते जा रहे हैं। तो ये था मंगो पीर सरकार के बारे में। मंगो पीर सरकार किस तरह आरी पीर सरकार के साथ रहे, और आरी पीर सरकार ने किस तरह उन्हें समझाया और किस तरह उस सिलसिले को लेके चले। ये दरवेशी आसान नहीं होती, ये अल्लाह के रास्ते पे आसान नहीं होता, क्योंकि हम जर्नी ऑफ फेथ जब इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस पूरी जर्नी में आपने अपने आप से भी लाताल्लुकी करनी पड़ती है, दुनिया छोड़नी पड़ती है, रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं, और अपना आप जो है सुपुर्द करना पड़ता है अल्लाह को। फिर अल्लाह के नेक बंदे आपकी तरबियत करते हैं और आपको उस दर्जा मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ पे दुनिया जो है वो आप जैसा बनना चाहती है, आप जैसा होना चाहती है, और आपकी उन पावर्स, उन करामात और उन मौज़ात को देखकर वो अक्ल उनकी दंग रह जाती है। उनकी अक्ल में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। इन बुज़ुर्गों ने अपने ज़माने में जो जो चीज़ें की, और अल्लाह ने जो सेटअप या मौला अली ने जो सेटअप बिठाया और बनाया, वो
कितने 100 साल पहले का था, जो आज मौजूदा दौर में उन्हें पता है था कि आज का इंसान जो है वो इस्लाम से, दीन से और अहले बैत की उन बातों से और जो कुरान को उन्होंने अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया वो भूल चुका होगा। आज के इंसान के लिए उन्होंने इन मज़ारात का कॉन्सेप्ट लेकर आए। बेशक बहुत से लोग कहते हैं कुरान में नहीं लिखा, ये नहीं है, वो नहीं है, बट अगर आप अकल अपनी दौड़ाएंगे और आप आपको देखेंगे कि आपको एक ऐसा सतून चाहिए जो बिल्कुल ठीक रखा गया है और उसकी तालीमात, उसका अमल, उसकी ज़िंदगी, उसका ख़ानदानी शजरा बिल्कुल वैसा ही है, प्योर है कि जिस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया, और वैसी ही अमानत वो अब हर दौर में बांटते गए और फैलाते गए। और आज हम इन दरों पे इसीलिए आते हैं कि इन दरों से वो सारा इल्म, वो सारा अदब व एहतराम और वो सारी चीज़ें जो जिस तरह अपने आप को फ़ना करके अल्लाह की तरफ जाया जा सकता है, अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदों में शामिल हुआ जा सकता है, और अपनी दुनियावी ज़रूरियात से और दुनियावी चीज़ों से किस तरह निपटा जा सकता है, ये इन्हीं के दर से हमें मिलता है। ये वो हस्तियाँ हैं जो खामोश हैं देखने में, एक कब्र की शक्ल में हैं, मगर देखा जाए तो कब्र वाले ही आपको बहुत सारी चीज़ें नवाज देते हैं। कैसे, ये एक लंबा टॉपिक है, कैसे, क्यों, ये चीज़ें वो है जो इंसान को उलझा देती हैं। जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप उस वे में चलते हैं, टाइम पीरियड आप उस चीज़ में गुजारते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। और जिस तरह खुदा अपने बंदों की ख़बर रखता है, इसी तरह अल्लाह के ये मुकर्रब बंदे अल्लाह के नुमाइंदे हैं और अल्लाह ही को इन्होंने रिपोर्ट या अल्लाह ही को जवाब देना है। इंसान कोई सा भी हो, नेक हो, बद हो, ज़रूरी नहीं है मुसलमान हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी फ़िरके का हो, जब वो अपनी झोली आकर यहाँ फैलाता है या अपने दिल में कुछ सोचता है इन बुज़ुर्गों के बारे में, तो वो सुन लेते हैं उसी खुदा की तरह और उस बंदे की ज़िंदगी में खड़े हो जाते हैं उस सतून की तरह जो जैसे उसके अगर बड़े होते, अपने होते, और वो किस तरह उन्हें देखते, उसे देखते और किस तरह उसे गाइड करते, ये वही करने लगते हैं।